नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धनबाद से। बड़ी खबर आ रही है। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 2 में 2 का न्यू मधुबन वॉशरी सेलो नंबर 1 शुक्रवार देर रात गिर गया था, जिस कारण 3 नंबर सेलो पर एक कर्मी फंस गया था, जिसका रेस्क्यू कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक वॉशरी सेलो के साथ 5000 टन वॉश कोयला भी सेलो के साथ गिरा था। सेलो की हाइट लगभग 50 मीटर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं न्यू मधुबन के हवाले से। सेलो नंबर 3 में फंसे कर्मी का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शुक्रवार देर रात यह हादसा हुआ था। बीसीसीएल ब्लॉक 2 में यह हादसा हुआ था। फंसे कर्मी का रेस्क्यू किया गया, सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। 5 टन वॉश कोयला भी गिर गया था। न्यू मधुबन वॉशरी सेलो नंबर 1 गिरा था और जिसके बाद फंसे कर्मी का रेस्क्यू किया गया आपके तरफ से और इनके आशीर्वाद से। न्यू मधुबन मासरी में एक बड़ा हादसा हुआ था। सेलो टावर धराशायी हो गया था और इसके साथ ही धर्मेंद्र ठाकुर नाम के एक कर्मी भी सेलो टावर के ऊपर फंस गए थे। लगभग 12 घंटे तक रेस्क्यू चली और अब रेस्क्यू जो है सो सफल हो चुका है। जो टीम थी वह फंसे हुए कर्मी को आप देख सकते हैं कि इसी जो सेल कंपनी के से ये टावर मंगाया गया था, ये जो किरान मंगाया गया था, इसके माध्यम से अब उस कर्मी को उतारा जा रहा है। काफ़ी मशक्कत हुई इस को लेकर, जो कर्मी थे उसे उतारने को लेकर, क्योंकि जो किरान लाया गया था उसकी जो सीढ़ियां हैं वह टावर के ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद एक्स्ट्रा सीढ़ी इस पर लगाया गया और रेस्क्यू टीम के एक कर्मी ऊपर इस टावर पर चढ़े और उसके बाद धर्मेंद्र ठाकुर जो कि टावर के ऊपर फंसे थे उन्हें सफल रेस्क्यू किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसी किरान से फंसे हुए कर्मी को रेस्क्यू टीम के कर्मी नीचे उतार रहे हैं और इसको लेकर यहाँ पर जो है तो काफ़ी भीड़ भी आप देख सकते हैं कि जुट गई है। सेलो गिरा है, इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो कर्मी फंसे हुए थे उसका सफल रेस्क्यू कर लिया गया है और उसके बाद चिकित्सीय जांच के लिए उन्हें ले जाया जाएगा, क्योंकि 12 घंटे से अधिक समय तक इस ऊंचे टावर पर वह फंसे हुए थे। सीआईएसएफ सभी यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो यह कहा जा सकता है, देख सकते हैं वह वही कर्मी है जो अब लिफ्ट से उतर रहा है। धर्मेंद्र ठाकुर नाम है, गले लगाया जा रहा है सीआईएसएफ के द्वारा और उनका हौसला अफजाई किया जा रहा है और अब उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। तो सेलो नंबर 3 में फंसे कर्मी का रेस्क्यू किया गया। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। शुक्रवार देर रात यह हादसा हुआ था और फिर उसके बाद आपको बताएं कि सकुशल रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू अभियान चलाया गया, फंसे कर्मी का रेस्क्यू किया गया। आपको बताएं कि न्यू मधुबन वॉशरी सेलो नंबर 1 गिरा था और जिसके बाद आनंद फानंद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सकुशल फंसे कर्मी का रेस्क्यू किया गया और जिस फंसे हुए कर्मी का रेस्क्यू किया गया था उसी तस्वीरों में आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 5 टन वॉश कोयला भी साथ में गिरा था। तो बड़ा हादसा होते होते टला और जो कर्मी फंस गया था उसे भी सकुशल निकाल लिया गया। बीसीसीएल ब्लॉक 2 में यह हादसा हुआ था, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये शुक्रवार देर रात यह हादसा हुआ था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बताएं कि इस हादसे के दौरान एक कर्मी फंस गया था और जिसके बाद उसका सकुशल रेस्क्यू किया गया। सेलो नंबर 3 में फंसे कर्मी का रेस्क्यू किया गया है। धनबाद से खबर है, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मलबा किस तरीके से गिरा है, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बड़ा हादसा होते होते गनीमत ही रही कि टल गया। देखिए, सेलो हमें लगता है कि जो मधुबन वासरी में सेलो बना है, बीसीसीएल इसका टेंडर करवाया था और बीसीसीएल के द्वारा बनाया गया था। किस कॉन्ट्रैक्टर दिया था हम लोग को जानकारी नहीं, मगर जो कॉन्ट्रैक्टर दिया है वो और बीसीसीएल प्रबंधन को हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बीसीसीएल का सेलो ध्वस्त होने से अरबों रुपया का नुकसान सरकार का है। तो सरकार अरबों रुपया का नुकसान करने वाले कोई भी अधिकारी, चाहे बीसीसीएल अधिकारी हो या सेलो के अधिकारी हो या एचएससी के अधिकारी हो, वो किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं भगवान को लाख लाख शुक्र में नमन करता हूँ कि आज जो लड़का फंसा हुआ था निश्चित रूप से रेस्क्यू टीम द्वारा उतारा गया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ धर्मेंद्र महतो को, जो कपरिया बांध निवासी है। उन्होंने हिम्मत किया और उनको हिम्मत में दाद देना चाहिए। वो हिम्मत का ये प्रतीक है कि उन्होंने उसको ऊपर चढ़ करके उतारने का काम किया है। रेस्क्यू 12 घंटा चला और दोनों को ही डर लग रहा होगा, काफी होपलेस। इसी तरह होपलेस होने के बाद ही है कि करीब रात 11 बजे से फंसे हुए थे। वो रेस्क्यू टीम लगी हुई थी, सभी लोग हाथ से लगे हुए थे। चल मैं रेस्क्यू टीम को बधाई देना चाहता हूँ और विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि सारे लोग लग करके इसको सुरक्षित उतारा गया है। कि इस तरह की घटना हुई है और एक हमारा श्रमिक साइलो के ऊपर फंसा हुआ है। हमने तुरंत इस मामले में
उच्च प्रबंधन के साथ मिलके इसमें हम आवश्यक कदम उठाए। यहाँ साइट पे आके हमने ये टेकअप किया और उसके अलावा हमारे निदेशक मंडल ने बोकारो स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल से संपर्क साध के ये हमारे लिए एक मैन लिफ्टर जो कि उनके फायर डिपार्टमेंट का है, ये हमें उपलब्ध कराया, जिसकी सहायता से हम ये सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू वर्क कर पाए। आश्रय का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत इसको एचईसी कर रहा है और एचईसी का जो पार्टनर है वो ऑपरेशन देख रहा है। कंस्ट्रक्शन ये टोटली एचईसी का है। और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर रांची से आ रही जिसका रुख कर लेते हैं। झारखंड में अक्टूबर से एसआईआर संभव है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्वाचन आयोग जल्द इस हवाले से घोषणा करेगा। सितंबर के अंत में डेट की घोषणा संभव है। वोटरों के रैशनलाइजेशन करने का निर्देश दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं रांची से। झारखंड में भी अक्टूबर से एसआईआर संभव है। निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द इस हवाले से घोषणा की जाएगी। सितंबर के अंत में डेट की घोषणा ऐलान संभव है। वोटरों के रैशनलाइजेशन करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रांची से। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जारी विवाद अभी थमा भी नहीं है और अब झारखंड में भी एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने यहां भी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी गहराती जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने सभी जिलों के ईआरओ, एईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की और 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान करने का निर्देश दिया। साथ ही मतदाताओं को भी 2003 की लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराने के आदेश दिए ताकि लोग अपना नाम खुद जांच सकें। बैठक में साफ कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया समय पर पूरी होनी चाहिए और एक भी मतदाता नहीं छूटना चाहिए। निर्वाचन पदाधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रों के बूथ का रैशनलाइजेशन पूरा कर रिपोर्ट जमा करने को भी कहा गया। एसआईआर को लेकर सियासत भी खूब गर्म है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में 2019 से 2024 के बीच एक वर्ग विशेष के वोटर की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी जो सामान्य नहीं है। ये ठीक ढंग से एसआईआर हो जाए और झारखंड में तो और ही अधिक जरूरी है। हमने पिछले दिनों भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। यहाँ तो जिस प्रकार से वोटर्स बढ़े हैं, खास करके 2019 और 24 के बीच में, और भी वर्ग विशेष के लोगों की, तो ये अपने आप में कोई सामान्य घटना नहीं है। इसी के साथ बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ का मुद्दा भी उठाते हुए सीएम हेमंत सोरेन को नसीहत दी। अगर इतना वृद्धि हुई है तो इसका अर्थ ये होता है कि बांग्लादेश से घुसपैठ किए मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान और भारत में आकर के, खास करके जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो तेजी से उनको मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा गया। मरांडी के आरोपों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने मरांडी को झूठा करार देते हुए ये सारे आरोप बेबुनियाद है कहा। वहीं कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसा है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। उन्हें तथ्यों पर बात करनी चाहिए, उन्हें आंकड़े पेश करने चाहिए। सिर्फ बोलने से हो जाता है? बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते हैं उस सबसे पहले बाबूलाल मरांडी के पास जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने। तभी तो उनको सूचना मिलती है कि कितने घुसपैठिए आए, कहां घुसपैठिए टिके हुए हैं। तो बिहार के बाद अब झारखंड में भी एसआईआर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी जहां इसे घुसपैठ रोकने के लिए जरूरी कह रही है, वहीं जेएमएम और कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश और बेबुनियाद आरोप करार दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन ने कोयला मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की है। इस दौरान खनन क्षेत्र की समस्याओं पर बातचीत हुई। केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोल खनन परियोजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से ही
कोल माइंस से जुड़े समस्याओं का समाधान संभव है। वहीं अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बकाया पैसे को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने सरकार पर सिर्फ आंकड़े लेकर बैठने का आरोप लगाया है। तो मुख्यमंत्री जी इस बार बार मांग उठाते हैं, मुझे लगता है सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। और इससे पहले भी कोयला मंत्री कह चुके हैं, झारखंड का अगर सच में कुछ दे निकलता है वो लैंड एक्विजिशन में या रॉयल्टी में, तो वो केंद्र सरकार देने को तैयार है। लेकिन राज्य सरकार एक सिर्फ फिगर को 1,36,000 करोड़ या 1,41,000 करोड़ का पकड़ के रखेगी, तो ऐसे संभव नहीं है। इनको डिटेल देना चाहिए, ब्रेकअप देना चाहिए। स्वाभाविक तौर पे अगर राज्य के प्रति थोड़ी सी भी जवाबदेही और जिम्मेवारी कोयला मंत्री समझते हैं तो हमारा पैसा देने का काम करें। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर रांची से आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। रिम्स जीबी की बैठक खत्म हो चुकी है। 9 अक्टूबर को होगी जीबी की अगली बैठक। मंत्री इरफान अंसारी ने इस हवाले से जानकारी दी है। पहले कोर्ट के एजेंडे पर चर्चा हुई और खरीदारी पर भी चर्चा हुई। मशीन खरीदने पर चर्चा हुई और एमआरआई खरीदने पर सहमति बन गई है। रिम्स में कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग मिलकर बेहतर कार्य कर रहे हैं। रिम्स में डॉक्टर की नेगेटिव खबर चल रही है, इसको लेकर निदेशक रोकें, रिम्स को ठीक किया जाएगा। सांसद विधायक सब मिलकर बेहतर काम करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको रांची से दे रहे हैं। रिम्स जीबी की बैठक खत्म हो चुकी है। 9 अक्टूबर को आपको बताएं कि अगली बैठक इस हवाले से होगी और बैठक को लेकर जानकारी दी है मंत्री इरफान अंसारी ने। पहले कोर्ट के एजेंडे पर चर्चा हुई, खरीदारी पर भी चर्चा हुई और मशीन खरीदने को लेकर भी चर्चा हुई और कहा जा रहा है कि एमआरआई खरीदने पर सहमति भी बन चुकी है। रिम्स में कहा गया है कि कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग मिलकर बेहतर कार्य कर रहे हैं और रिम्स में डॉक्टर की नेगेटिव खबर चल रही है, इसको लेकर निदेशक रोकें, रिम्स को ठीक किया जाएगा। सांसद और विधायक सब मिलकर बेहतर कार्य करेंगे। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चाकुलिया के केरू कोचा में जंगल बचाओ आंदोलन के नेता रहे सबुआ हांसदा की शहादत दिवस के अवसर पर उनके पैतृक गांव पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर सबुआ हांसदा के शहीद वेदी पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सबुआ को कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के आदेश के अनुसार गोली मारी गई थी। वैसे कांग्रेस कभी आदिवासियों का भला नहीं चाहती। गोवा गोलीकांड कांग्रेस का ही देन है, कांग्रेस की ही देन है। कभी कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार यहाँ का आदिवासी मूलवासी के भावना, उनका संघर्ष को कभी सम्माने नहीं दिया, ना समझने का प्रयास किया, बल्कि कुचलने का काम किया और उसके ऊपर गोली चला के बहुत सा सैकड़ों शहीद को शहीद कर दिया। कितना बहु बेटी का सिंदूर मिट गया है। श्रीलंका में हुई शांति युद्ध में सिमडेगा के जोन ब्रिटो कीड़ो शहीद हुए थे, जिनकी पुण्यतिथि पर वेटरस इंडिया जिला इकाई ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके बाद पूर्व सैनिक संघ वेटरन इंडिया के पदभारी वहां पहुंचे और श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत की। लोगों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सलामी दी। जानकारी के मुताबिक 1989 में भारतीय फौज को शांति सेना के रूप में श्रीलंका भेजा गया था। घटना 13 सितंबर 1989 को हुई। और अब खबर धनबाद से है, जहां लॉ कॉलेज में 10 सितंबर को एबीवीपी और आईसा के बीच कॉलेज परिसर में हुए विवाद को लेकर दोनों संगठनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल ने भी घटना को दुखद बताया है। मारपीट कांड के बाद कॉलेज परिसर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया और आईसा ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन कर एबीवीपी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में कल कुछ छात्र एबीवीपी के जो छात्र नेता है वो आ करके कॉलेज परिसर के अंदर आकर के करीब 25 से करीब 30 लोग होंगे जो कि कॉलेज के अंदर आए हैं और आ करके प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर हमारे एक साथी को मार करके घायल कर दिया गया है। इस चीज़ को लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए। आईसा के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और जो बहुत ही निंदनीय है। हम लोग एक मात्र ज्ञापन लेकर गए थे जो कि कॉलेज में गलत हो रहा था। जिस चीज़ को लेकर ज्ञापन सौंपने गए थे उस चीज़ को लेकर उन लोगों ने अपना वर्चस्व दिखाते हुए हम लोगों पर हाथ छोड़ा। झंझट हुआ, मारपीट हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण था। हम ये चाह रहे थे कि जो भी विवाद है वो आपसी समझौता से निपटारा हो जाए। इसी मीडिया से पता चला है कि यहाँ पर कुछ गाने ऐसे बजे गए थे, नहीं बजना चाहिए था। अगर पूर्व में जानकारी होती तो जरूर उस पर हम लोग कार्रवाई करते। हमारे पास जानकारी आई है तो इस पर आगे उसका न हो
इस पर हम लोग रखेंगे, निश्चित रूप से रखेंगे। किसी भी संगठन के साथ ना तो हम लोग पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है, सभी हमारे विद्यार्थी हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर कोडरमा से है, जहां 108 एम्बुलेंस सेवा के चालक ने जिला मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाया है। चालक ने आरोप लगाया है कि उनसे खुलेआम पैसे की मांग की गई। इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आरोप है कि पैसे नहीं देने पर नौकरी से हटाने की धमकी दी गई। इस पूरे मामले में पीड़ित ने कोडरमा उपायुक्त और सिविल सर्जन कोडरमा को लिखित रूप से इस हवाले से कार्रवाई, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। साथ अभी जो नया सामान फाउंडेशन कंपनी आए हुए हैं, उनका जो पदाधिकारी महोदय रमेश कुमार एसीओ साहब जो हैं, वो हमसे पैसा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पैसा देंगे तभी आपको हम ड्यूटी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक किस्त में 5,000 रुपया लिए तो 8वां महीना का हमसे ड्यूटी हमको मिला 28 दिन का, और अभी तक हमको ड्यूटी नहीं दिया है। बात रह गया कि वही 15,000 रुपया की मांग है। 15,000 रुपया देंगे तभी हमको ड्यूटी देंगे, और 15,000 रुपया नहीं देंगे तो हमारा एसीओ साहब रमेश कुमार बोले हैं कि आपका नौकरी खतरा है। राजधानी से मात्र कुछ ही दूरी पर नामकुम प्रखंड के सीटीओ आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। मरीज इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाज के लिए लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अस्पताल में ताले लगे होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन सिंह। स्वास्थ्य विभाग लाख कुछ कहे, लेकिन धरातल पर कुछ और बयां करती है। इस वक्त हम रांची से मात्र कुछ दूरी पर सीटीओ में हैं, और आप देखें तस्वीर, ये सीटीओ का आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जो बंद पड़े हुए हैं, ताले लटके हुए हैं। यहाँ की तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, लेकिन आज आपको मात्र रांची शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये नामकुम प्रखंड के सीटीओ का आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, और ये आरोग्य मंदिर में ताले लगे हुए हैं। स्थानीय का इलाज करने को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है, लेकिन ना डॉक्टर ना मरीज। बिल्कुल आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ताले जड़े हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ इलाज करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब हकीकत कुछ और बयां कर रही है। आखिर मरीज जाए तो जाए कहाँ? सरकारी हॉस्पिटल में ताले लगे हुए थे, उनके पास कोई उपाय नहीं है, इसीलिए वो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर इलाज करना गरीबों के लिए असंभव है। रांची से निरंजन। और देवघर में इन दिनों नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। टावर चौक से शिक्षा सभा चौक तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क किनारे लगाए गए ठेला, खोमचा और अवैध दुकानों को हटाया गया। निगम अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों के समय श्रद्धालु और खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में सड़कों पर अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था और आम लोगों की आवाजाही में परेशानी होती है। अगर अब कल से ये लोग आगे बढ़ाएगा तो इस पर फाइन भी किया जाएगा। ये अभी पर्व रहेगा।